अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ICS सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले हम ज़रा इससे पहले देखते हैं कि इसका क्या जो है स्कीम ऑफ स्टडीज़ बताती है हमें। ये देखिए, इससे पहले जो आपने देखा चैप्टर 10 उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं और मैक्सिमम प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 10 में से। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 11 जो आप करने जा रहे हैं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, राइट जी। इस सिलसिले में जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। आपके प्रोग्राम में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक चंद स्टेटमेंट्स यूज की जाती हैं और उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। For example, a statement used to control the flow of execution in a program or function is called control structure. इसी कंट्रोल स्ट्रक्चर की वजह से जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसकी वजह से ये एक सिंगल लॉजिकल यूनिट बन जाता है। The logical unit has one entry point and one exit point. Yes, देखिए, वो जो लॉजिकल एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर, उसका एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है, जहाँ से एक कंट्रोल एंटर होता है उस स्ट्रक्चर में और फिर वहाँ से एग्जिट भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन फ्लो चार्ट। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है आपके प्रोग्राम की सिंपली, और फ्लो चार्ट जब बनता है उसके बाद ही आपका प्रोग्राम बनता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कंडीशन। देखिए, कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स। आपकी कंडीशन के हमेशा 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं, जिससे हम कहते हैं ना बूलियन रिजल्ट, या तो ट्रू होगा या वैल्यू फॉल्स होगी। तो कंडीशन भी आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, बीच की कोई कहानी नहीं है। ठीक है जी, राइट। उसके बाद विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट रिपीटेडली। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि आपकी स्टेटमेंट्स को रिपीट करवा रहा होता है। रिपीटिशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट। देखिए, एक रिपीटिशन स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं जो कि आपकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। इट इज आल्सो नोन एज आइट्रेशन स्ट्रक्चर या फिर इसे लूप भी कहते हैं। तो आइट्रेशन स्ट्रक्चर या लूप में आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो रिपीट हो रही होती है। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिनमें आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो रिपीट करवानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी टिपिकल सी एग्जाम्पल है, आपका 2 का टेबल आपने पढ़ा, 2 का पढ़ा, अगर आपने 10 दफा 2 1 2 2 4 तो 10 लाइन्स प्रिंट करानी है। जाहिर है वो एक जैसी लाइन से रिपीट करानी है आपने 10 दफा, तो उसको लूप के थ्रू या आइट्रेशन स्ट्रक्चर या आइट्रेशन के जरिए से ही आप उसको रिपीट कराएंगे। तो इसमें आपके पास 3 तरह के लूप्स होते हैं। एक आपका फॉर लूप होता है, एक आपका व्हाइल लूप होता है और तीसरा डू व्हाइल लूप होता है। नेक्स्ट आपका 10 इंपॉर्टेंट है, लेट्स चेक इट। व्हाट डू यू नो अबाउट इफ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, इफ जो है ना एक कीवर्ड है और ये इसके थ्रू आप डिसीजन लेते हैं। आपने प्रोग्राम में आपको जगह जगह डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो ये सिलेक्शन कॉन्स्ट्रक्ट कहलाता है। और इट यूज्ड टू एग्जीक्यूट और स्किप अ सेट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। इसी इफ के जरिए से आप कुछ स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर कुछ को स्किप भी करते हैं और फिर उस कंडीशन की बेसिस पर। नेक्स्ट, डिफाइन कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या होती है जी कंपाउंड स्टेटमेंट। देखें, आपके प्रोग्राम में बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 बहुत सारी आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं। 1 बाय 1 आपका प्रोग्राम जो है कंट्रोल उनके ऊपर स्विच कर रहा होता है बारी बारी। और कंपाउंड स्टेटमेंट हम कहते हैं जब आपके पास अगर ब्रैकेट लगा देना आप इसमें, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से ब्रैकेट एक लगा दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपकी आखिरी जो 3 कंडीशन है ना ये वाली, ये इस एक ब्लॉक बन गया इनका। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे अब ये स्टेटमेंट्स हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। अब इस ब्लॉक से पहले मैं एक कंडीशन अगर लगा दूं, अब कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फिर ये पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो इस पूरे ब्लॉक के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएंगी। लेकिन अगर ये ब्लॉक में नहीं बनाऊंगा, कंपाउंड ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, तो वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स रहेंगी और कंपाउंड में की कैटेगरी में नहीं आएंगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए, एक है सादा इफ, ये जो आपने ऊपर देखा ये सादा इफ है। जब भी एक स्टेटमेंट के दरमियान में फैसला करना हो, ठीक है, एक स्टेटमेंट अगर आपने एग्जीक्यूट करानी हो तो फिर आप इफ यूज करते हैं। लेकिन अगर 2 में आपने चॉइस करनी हो, ठीक है, तो फिर आपको इफ एल्स यूज करना पड़ता है। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, मैं इसकी एग्जांपल यहाँ से दूंगा। चलिए यहाँ देता हूँ कि इफ
इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, तो फिर क्या प्रिंट कराए, स्टूडेंट्स जो है ज़ाहिर है पास होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स शुड, ये फिर आपकी स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगी पास। अदरवाइज अगर वो पास नहीं है तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा एल्स पर जाकर फेल, एल्स पर मैं क्या लिख दूंगा, फेल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक आपकी पास की स्टेटमेंट है और एक आपकी फेल की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस केस में तो जब भी दो स्टेटमेंट्स हों, एक पास की और एक फेल की, तो फिर आपने इफ एल्स यूज करना लाजमी। लेकिन जब भी एक में फैसला करना है ना, एक ही स्टेटमेंट, सिर्फ पास फेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो फिर आप सादा इफ से ही काम ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फेल की बात नहीं, कि अगर स्टूडेंट्स ने ज्यादा मार्क्स लिए हैं 40 से, तो पास डिस्प्ले करेगा प्रोग्राम, और अगर कम लिए हैं तो फिर प्रोग्राम उस पर साइलेंट रहेगा, कुछ भी आपको फेल नहीं बताएगा, ठीक है, सिर्फ पास का बताएगा, फेल का नहीं बताएगा। तो ये है सादा इफ। तो आप इफ एल्स को पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर टाइप, ये भी इफ की ही एक टाइप है। इट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक, और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को ये एग्जीक्यूट करता है अगर वो ट्रू हो, और अगर वो ट्रू ना हो तो वो फॉल्स होती है। इन एनी सिचुएशन इन वन, और जाहिर फॉल्स हो तो वो स्किप भी हो जाता है, पूरा ब्लॉक स्किप हो जाता है। राइट, राइट द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स है। एग्जाम में अगर आपको इफ एल्स भी आ जाए ना डेफिनेशन, तो आप सिंटैक्स लिख दिया करें, इसका भी एक नंबर होता है, ठीक है, आप पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिंटैक्स इफ एल्स की डेफिनेशन में सिंटैक्स लिख दिया करें। इफ कंडीशन, फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एल्स में लिखना है आपने। नेक्स्ट है जी तीसरा स्ट्रक्चर, कंट्रोलिंग। ये सारे कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर किसका है, इफ एल्स इफ। देखिए ये जो इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर है, इसकी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए इससे पहले जो इफ एल्स वाली बात थी वो तो दो में फैसला था, पास या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ आप पास हैं या फेल, आप बताएंगे पास बताएंगे या फिर फेल बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछता हूँ आज क्या दिन है, तो आप बताएंगे सैटरडे है, आज संडे है या मंडे है। तो आपके पास 7 चॉइसेस हैं, अब आपने 7 में फैसला करना है, 2 में तो नहीं करना, ठीक है। तो फिर जब इतनी जानी, जब 2 से चॉइसेस बढ़ जाएं, फिर इफ एल्स से आप नहीं बता सकते, फिर आपको इफ एल्स इफ पर जाना पड़ेगा। और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इफ एल्स इफ में ही एंड पे आप एल्स लगा दें तो यही वाला स्ट्रक्चर ही है बेसिकली। तो एक ही स्ट्रक्चर है, उसी को इन्होंने 2 डिवीजन की हुई है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें ऐसा होता है, सबसे पहले आप इफ यूज करते हैं और उसके बाद आप सारे एल्स इफ के स्ट्रक्चर, एल्स इफ, ठीक है, उसके बाद अगेन एल्स इफ का स्ट्रक्चर आ जाएगा थर्ड जो है उसके लिए, ठीक है। फिर अगेन एल्स इफ, तो चलते रहेंगे एल्स इफ जितने भी आपके होंगे ना। 7 है, अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 चलेंगे। अगर आपके पास महीने, आज कौन सा है दिन है महीने का, ठीक है, कौन सी तारीख है, फिर 30 चलेंगे, इतने सारे, और एंड पे एल्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जब 2 से ज्यादा चॉइसेस हो तो इफ एल्स आप यूज करते हैं, और एल्स लगता है हमेशा एंड पर, ठीक है, एल्स लगेगा एंड पर। और एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगती, याद रखें। ये जितने भी ऊपर आपने यूज की ना, इफ में और एल्स इफ में जितने भी हैं, इन सब में आपकी कंडीशंस जो हैं वो लगेंगी, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एल्स एंड इफ एल्स। ये सेम अभी जो हमने स्टडी किया, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये 2 ही ऑप्शंस में ऑप्ट करती है, और में से एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देती है। बिल्कुल इसी तरह जो इफ एल्स की स्टेटमेंट है, इट कैन बी यूज्ड टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मेनी ब्लॉक्स। यानी जब आपके बहुत सारे ब्लॉक्स हों, 2 से ज्यादा ब्लॉक्स हों, तो इनमें से एक ब्लॉक को चूज करने के लिए ये यूज होती है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड दैट इज सेम। फाइन जी, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड इजीली व्हेन देयर आर मेनी चॉइस। जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हों तब भी हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने बताया कि इफ एल्स जो है ये बहुत सारी चॉइसेस जो हों तो फिर हम यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्विच स्टेटमेंट भी ज्यादा चॉइसेस हों आपके पास तो फिर आप इसे यूज करते हैं। यानी आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आप उनको अल्टरनेटिवली भी यूज कर सकते हैं। और स्विच कंस्ट्रक्ट उस वक्त यूज होता है जब आपकी सिलेक्शन जो है वो किसी वैल्यू पर डिपेंड कर रही हो, जब यूजर इनपुट देता है और उसकी बेसिस पर
स्विच जो है वो डिटरमिन करता है कि किस ब्लॉक पर किस ब्लॉक और स्टेटमेंट पर उसको स्विच करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है विच डेटा टाइप कैन बी यूज्ड इन द एक्सप्रेशन इन द स्विच स्टेटमेंट। क्या आप स्विच स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन में कौन सी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं? देखिए, आप जो डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं इसके एक्सप्रेशन में वो हमारे पास एंड है और करेक्टर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 21। राइट द अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव है आपका टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी ऑपरेटर आप एक लाइन में रहते हुए यूज़ कर सकते हैं ऑपरेंड्स। और इसमें जो है ना, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसको फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्वेश्चन मार्क है, ये डबल कॉलन है, इस तरह से यूज़ होता है। एक स्टेटमेंट यहाँ होती है, एक स्टेटमेंट यहाँ होती है, एक स्टेटमेंट यहाँ होती है, तो टोटल इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। राइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है इज इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ ब्रेक एंड डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स इन स्विच? यस, देखिए ब्रेक जो है और डिफ़ॉल्ट ये हेल्पफुल होते हैं आपके स्विच स्टेटमेंट में, क्योंकि ब्रेक जो है वो आपके जैसे कोई केस आपका क्लिक होता है और कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, तो फ़ौरन से जैसे उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट जो आती है वो उसको स्विच के स्ट्रक्चर से बाहर ले आती है। और डिफ़ॉल्ट जो है, अगर सपोज कोई भी आपका केस क्लिक ना हो तो एंड पर जो आखिरी स्टेटमेंट होती है स्विच में वो चल जाती है। ये बिल्कुल एल्स की तरह होती है। इस तरह इफ एल्स में एल्स की स्टेटमेंट वर्क करती है, जब कोई ऊपर कंडीशन वर्क ना करे तो एल्स पर जाकर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह स्विच में भी डिफ़ॉल्ट जो है एल्स की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट आपका जो वाई ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इन स्विच स्ट्रक्चर, ये भी हमने डिस्कस किया कि स्विच स्ट्रक्चर से अगर आपने एग्जिट करना है, जो भी केस आपका एग्जीक्यूट हुआ उससे फ़ौरन से एग्जीक्यूट करने के उससे फ़ौरन से एग्जिट करने के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ ना करें तो वो हर फर्दर जो केसेस हैं उनको भी वो एक्सप्लोर करेगा फॉर नो रीज़न, ठीक है। हालांकि उसकी कोई रीज़न नहीं होगी उसके पास, और वो जाहिर एक केस जब क्लिक हो चुका तो दूसरा केस तो नहीं होगा, डेफिनेटली एक वक्त में एक ही केस जो है वो ओके होगा। इफ ब्रेक इज नॉट यूज्ड ऑल ब्लॉक्स जो है उन सबको वो एग्जीक्यूट करेगा और चेक करेगा। राइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई शुड यू यूज अ डिफॉल्ट लेबल स्विच स्टेटमेंट। ये भी हमने चेक देखा कि एल्स की तरह से ये वर्क करता है। द डिफॉल्ट ब्लॉक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट व्हेन द रिजल्ट इन ऑफ एक्सप्रेशन इन स्विच डज नॉट मैच विद एनी, यानी किसी भी स्टेटमेंट के साथ जब उसका केस मैच ना कर रहा हो तो फिर ये उसको एग्जीक्यूट करता है। इट मेक्स श्योर दैट स्विच एग्जीक्यूट्स प्रॉपर्ली इफ द सिलेक्टर इज नॉट इन द रेंज ऑफ केस लेबल्स। और ये इस चीज़ को भी मेक श्योर करती है कि स्विच जो है वो ठीक से रिस्पॉन्ड करे अगर आपकी जो उसमें कोई भी वैल्यू उसमें अगर क्लिक नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे पास है राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट इज ईजियर टू यूज़, इसको यूज़ करना आसान है जब आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हों। इट इज ईजियर टू डिबग, इसको डिबग करना और अंडरस्टैंड करना ईजी है। इट इज ईजियर टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी ईजी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स में if else can evaluate int, float and other data types, but switch can only evaluate character or int। देखिए आपकी जो if else की स्टेटमेंट है वो मोस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स पे वर्क करती है, ठीक है, लेकिन जो स्विच है इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ करेक्टर और int पर वर्क करती है। if else स्टेटमेंट कैन टेस्ट फॉर इक्वालिटी एज वेल एज लॉजिकल एक्सप्रेशन, बट स्विच ओनली टेस्ट फॉर इक्वालिटी। जो आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट है ये मल्टी डायमेंशनल है, ये आपकी इक्वालिटी भी चेक कर रही होती है और उसके अलावा लॉजिकल एक्सप्रेशन भी चेक कर रही होती है, लेकिन स्विच जो है वो जस्ट इक्वालिटी को ही चेक करती है। इफ एल्स यूजेस वन एक्सप्रेशन फॉर 2 चॉइसेस, बट स्विच यूजेस वन एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस। तो इफ एल्स जो है वो आपकी एक एक्सप्रेशन के लिए 2 चॉइसेस को कर रही होती है केटर, लेकिन जो आपकी स्विच स्टेटमेंट है वो एक एक्सप्रेशन के अगेंस्ट मल्टीपल चॉइसेस को इवैल्यूएट कर रही होती है। इफ एल्स कैन चेक अ रेंज ऑफ वैल्यूज बट स्विच कैन नॉट चेक अ रेंज। और इफ एल्स जो है ये ज़्यादा रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ वर्क कर सकता है, लेकिन स्विच जो है वो रेंज को चेक नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज 28, व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, राइट इट्स सिंटैक्स। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर इफ एल्स का अल्टरनेटिव है और ये टर्नरी ऑपरेटर जो है ये इसके तौर पर यूज़ होता है, ये इसका दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर। इट इवैल्यूएट्स अ कंडीशन एंड रिटर्न्स वन ऑफ 2 वैल्यूज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंडीशन, ठीक है। ये एक कंडीशन इवैल्यूएट करती है और उनमें से
कोई एक वैल्यू आपको रिटर्न कर देती है, जिस तरह इफ एल्स करती है, तो इफ एल्स को ही आप इसमें एक लाइन में अगर लिखना हो आपने तो आप कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले आती है कंडीशन और फिर आती है आपकी ट्रू स्टेटमेंट और फिर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर ये आपका कॉलन है इधर। ठीक है, और इधर आपकी ट्रू स्टेटमेंट और इधर आपकी फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ कंडीशन फॉर एग्जांपल है, आप लिखते हैं ना इफ, अगर जो है फॉर एग्जांपल इफ x इज ग्रेटर देन सपोज y, अगर x बड़ा है y से तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो 1 वाली, एल्स मैं कह दूं कि 2 वाली। ठीक है, 2 वाली लाइन। अब ये जो x ग्रेटर देन y है ना, ये x ग्रेटर देन y, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y, इफ के बजाय, इफ नहीं लिखना आपने यहाँ, और फिर क्वेश्चन मार्क डालकर फिर आपने जो 1 में आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप यहाँ लिख दें क्वेश्चन मार्क के आगे। ठीक है, इधर 1 वाली, और फिर ये कॉलन डालकर ये फॉल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो आपने लिख देना है यहाँ पर इधर। ठीक है, इस तरह से अब आपका ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है वर्क करता है। तो ये थे जो आपके क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम जरा देखते हैं चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।